बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी हैं, क्या इन्होंने वज़ारत दाखिला छोड़ दी है? क्योंकि कई दिनों से ये अपनी वज़ारत में नहीं आ रहे और सबसे अहम मामला था पाकिस्तान की जो अमन अमान की ख़राब सूरत हाल है, बिलख़ुसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। इस हवाले से जो पार्लिमान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया था, तो जो कंसर्न मिनिस्टर थे वो यही थे, लेकिन उस इजलास में भी इन्होंने शिरकत नहीं की। अब कुछ मुतज़ाद किस्म की इत्तलात सामने आ रही हैं, इसकी हकीकत क्या है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा अरकान पार्लियामेंट ने चंद दिन पहले अपने तनख्वाहों में तकरीबन 200 से 300% इजाफा किया, तो अब वफाकी वज़रा और जो काबीना के मेंबरान हैं उन्होंने भी अपनी तनख्वाहों में 188% इजाफा कर दिया है। वजूहात क्या हैं ये भी बताएंगे। और तीसरी अहम खबर यह है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर, जो कि पहले ही हॉट वाटर्स में हैं, आज उन्होंने अफ्तार डिनर दिया और अफ्तार डिनर के अंदर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए एक नया शोशा छोड़ा है अफ़गानिस्तान से मुतालिक बातचीत का। इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आज के व्लॉग के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे। पहली खबर, जैसे मैंने आपसे अपनी इंट्रो में कहा, वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब, जो कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर भी हैं, चैनल 24, चैनल 42, ये जो आप सिटी न्यूज़ नेटवर्क आप देखते होंगे, ये उनके मालिक भी हैं, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी हैं। और आम इंतखाबात 2024 से पहले जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को डिज़ोल्व किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो उसके बाद ये निगरान वज़ीर आला पंजाब भी थे और इन्हीं की ही निगरानी में पाकिस्तान के इंतखाबात हुए और सबसे बैटल फील्ड पंजाब थी। तो पंजाब के जो मास्टर थे वो यही थे। तो जिस तरह के इंतखाबात कराए पूरा पाकिस्तान जानता है, जैसे धांधली हुई, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सलूक किया गया, जो उनके सियासी इंसानी हकूक़ के राइट्स जो हैं वो मुतासर किए गए, उनको इंतखाबात से बाहर किया गया, उनके किसी भी अहम रहनुमा को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की इजाज़त नहीं दी गई, तहरीक इंसाफ के लोगों को रोका गया और उस वक्त निगरान वज़ीर आला जनाब मोहसिन नकवी थे। तो कहानी ये है कि वो चंद दिन से सुनने में ये आ रहा है, जो इत्तलात सामने आ रही हैं कि वो अपनी वजारत में नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? आखिर क्या वजह बनी कि वो नहीं आ रहे? कुछ इत्तलात ये भी आ रही हैं कि क्योंकि वफाकी हुकूमत ने हाल ही में अपनी काबीना का साइज़ बढ़ाया है, काबीना की एक्सटेंशन की है, उस एक्सटेंशन में वजारत दाखिला में 2 मुशीर और वज़ीर आ चुके हैं। मतलब अब वजारत दाखिला देखने के लिए 2 मुशीर जो हैं, 2 वज़ीर मज़ीद लाए गए हैं और कुल 3 वज़ीर तैनात किए गए हैं। पहला खुद वज़ीर दाखिला वफाकी वज़ीर हैं मोहसिन नकवी, दूसरे वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला एंड नारकोटिक्स जनाब सेनेटर तलाल चौधरी साहब, और तीसरे जो हैं वो परवेज़ खटक साहब हैं। परवेज़ खटक इमरान खान साहब के बड़े क्लास फेलो भी थे, दोस्त भी थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी उनको बनाया, फिर अपनी ही हुकूमत में जब वज़ीर आज़म बने इमरान खान साहब, तो उन्होंने इनको अपना डिफेंस मिनिस्टर बनाया। और परवेज़ खटक साहब उन चंद लोगों के अंदर शामिल थे जिनको खान साहब ने ये टास्क सौंपा था कि जब 9 मई के वाक़े के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुश्किल सूरत हाल आ रही थी, या जो क्राइसिस चल रहा था, बातचीत के लिए इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए इन जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी में ये जनाब भी शामिल थे। बाकी कमेटी मेंबरान के अलावा, मतलब उसमें असद कैसर साहब भी थे। असद कैसर साहब तो पीछे नहीं हटे, वो पीटीआई के साथ रुके रहे और अभी तक वो पीटीआई के एमएनए हैं। तो जो परवेज़ खटक साहब थे, ये स्लिप हो गए। जब ये स्लिप हुए और उन्हीं के साथ मिल गए, तो फिर इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के नाम से एक जमात बना दी। लेकिन हालत ये हुई कि आम इंतखाबात हुए तो परवेज़ खटक साहब उसके अंदर बड़े बुरे तरीके से शिकस्त खा गए और 20,000 या 25,000 वोट लेकर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों से हार गए। तो अब उनको इस हुकूमत में भी एडजस्ट किया गया है और इसी हार के बाद वो अपनी पार्टी की सरबराही भी छोड़ गए और साइड लाइन हो गए। लेकिन फिर अचानक उनके भी मामलात बेहतर हुए और उनको भी अब इस शहबाज शरीफ साहब की काबीना के अंदर वज़ीर जो मुशीर बराए दाखिला जो है वो उनको बना दिया गया है। जो हाल ही में पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग हुई, उसके अंदर भी परवेज़ खटक साहब मौजूद थे। तो जब ये 3 मिनिस्टर्स कैबिनेट अपना एक ही वजारत के ऊपर आ गए, जो कि पहले तो जनाब मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल ही बादशाह बने हुए थे। 26 नवंबर का वाक़या हो, सानिया हो, उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकना हो, हर जगह के ऊपर एहतजाज से सारे मामलात के अंदर एक आप उसे कह सकते हैं कि पीटीआई के लिए एक विलन का रूप धारे हुए थे। तो अब शायद उनकी
वजारत के अंदर मुदाखलत कर दी गई है और वजारत दाखिला ये बताया जाता है मुस्लिम लीग नून के जो MNAs हैं या फिर सेनेटर्स उनके साथ गुफ्तगू करें तो वो ये कहते हैं कि जनाब वो तो हमारी भी बात नहीं सुनते, इसलिए उनको तो कहा जाता था कि ये अगर ये प्राइम मिनिस्टरशिप भी मांग लेते तो भी वज़ीर आज़म ये बन जाते, मतलब अगर वो चाहते तो। ये मेरे ख्याल में बयान ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है जनाब राना सनाउल्लाह साहब का, ये ऑन द रिकॉर्ड बयान मौजूद है उनका कि अगर वो कोई और भी वजारत या कुछ और ओहदा मांग लेते तो शायद वो भी इन जनाब को मिल जाता। लेकिन ये जो वजारत के अंदर उनकी मुदाखलत हुई है, ये मेरे ख्याल में उनसे कुछ इश्यूज़ पैदा हुए हैं या इश्यूज़ पैदा किए गए हैं उनके लिए, इसलिए वो साइड लाइन हो गए। अब बतौर चेयरमैन PCB शायद उनका ये फोकस होगा, लेकिन PCB के भी जब से चेयरमैन बने हैं, पाकिस्तान क्रिकेट जो यूं जा रही थी वो फिर यूं होना शुरू हो गई है, जितना ऊपर जाती उससे नीचे गिर जाती है, चली जाती है। चैंपियंस ट्रॉफी हम हार गए, हम वर्ल्ड कप T20 के अंदर, T20 वर्ल्ड कप जो US के अंदर हुआ, हम USA की एक नौमुलूद टीम से हार गए और हम पाकिस्तान क्रिकेट से बाहर हो गए, वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। फिर यहाँ खुद हम होस्ट मुल्क थे चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त, उससे भी हम पाकिस्तान पहले राउंड से ही बाहर हो गए। तो मतलब जिस जगह भी जनाब नकवी साहब जाते हैं वहाँ का बेड़ा गर्क ही हो जाता है। तो अब उनकी वजारत के अंदर मुदाखलत हुई है, शायद यही वजह है कि वो नाराज़ हैं या कोई और इश्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन मेरे उनके करीबी एक दोस्त हैं, उनसे बात हुई तो वो ये बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, वो ईद जो है, रमज़ान जो है वो अपने घर गुजारते हैं और इसी वजह से वो लाहौर के अंदर हैं, लिहाजा इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जो वजारत दाखिला कवर करने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब पहले वजारत आते थे लेकिन अब वजारत नहीं आ रहे, उनकी जगह के ऊपर तलाल चौधरी साहब जो हैं बड़े भरपूर मुतहरक हैं। अब हकीकत क्या है कि क्या वो ख़ुद छोड़ रहे हैं वजारत दाखिला या फिर कहानी इसके अंदर कुछ और है। लेकिन जो 26 नवंबर वाला वाक़या हुआ जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी ये कहा गया कि इन्होंने ही ऑर्डर किया था गोली चलाने का और ये सारा कुछ जो एक बहुत खौफनाक किस्म का वाक़या रूनुमा हुआ था, तो उसके पीछे भी मोहसिन नकवी का ही था। लेकिन जो मामलात ख़राब हुए उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बेहतर अंदाज में मुजाहिरीन को कंट्रोल नहीं कर सके। लेकिन जो मोहसिन नकवी के साथ वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि उनको इस वजारतों से कोई चक्कर नहीं है, वो इशू इनका नहीं है। परवेज़ खटक के साथ मिलने वाले भी वही सबसे पहले रहनुमा थे जो इन सारे सिस्टम के अंदर शामिल थे, लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन हकीकत क्या है, अगले आने वाले चंद दिनों तक हकीकत आप तक भी पता चल जाएगी। दूसरी खबर है, वफाकी काबीना के मेंबरान की तनख्वाहों में जो है वो इजाफा कर दिया गया है और इन तनख्वाहों में जो तनख्वाहों में 188% तक जो है % तक जो है वो इजाफा किया गया है। वो जो खबर सामने आई है, जो हमारे 92 TV के स्टार रिपोर्टर हैं जनाब रियाजुल हक साहब, उन्होंने आज ये खबर ब्रेक की। उसके मुताबिक जो इनकी वफाकी वज़रा और वज़रा मुमलिकत के अलाउंसेस और उनकी तनख्वाहों का जो एक्ट है 1975 उसके अंदर तरमीम की गई है और काबीना ने अपनी ही तनख्वाहों में इजाफे की जो समरी है वो सर्कुलेशन के ज़रिए इसकी अप्रूवल दे दी है। इसके मुताबिक वफाकी वज़रा मुमलिकत और मुशीरान की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा किया गया। लगभग 45 से ज़्यादा मिनिस्टर्स हैं इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। पहले इनकी तनख्वाह 2 लाख और वफाकी वज़रा की तनख्वाह 2 लाख थी और वज़रा मुमलिकत की तनख्वाह 1,80,000 थी और अब इस मंजूरी के बाद वफाकी वज़ीर और वज़ीर मुमलिकत और मुशीर की जो तनख्वाह है वो 5,19,000 रुपये हो जाएगी और वफाकी वज़ीर की तनख्वाह में 159%, वज़ीर मुमलिकत, मुशीर और जो बाकी लोग हैं उनकी तनख्वाहों में 188% तक जो है वो इजाफ़ा कर दिया गया है। चंद दिन पहले ही काबीना जो है उसमें काबीना से पहले जो MNAs और सेनेटर्स हैं उनकी तनख्वाहों में भी लगभग 200 से ज़्यादा % इजाफ़ा जो है वो किया गया है। तो अब हुकूमती साइड ये कहती है कि जो सेक्रेटरीज़ होते हैं जो कि वज़ीर के और MNA से नीचे होते हैं, वो उनको जवाबदेह होते हैं, उनकी तनख्वाहें जो ग्रेड 22 की होती हैं वो 5 लाख से ज़्यादा 6 लाख से ज़्यादा होती हैं तमाम तर मरात को शामिल करके। जबकि MNA सेनेटर्स और जो वज़रा हैं इनकी तनख्वाहें इनसे बहुत कम थी, 2 लाख रुपये या 2.5 लाख रुपए तक थी। लेकिन सबसे ज़्यादा तनकीद भी इन्हीं के ऊपर होती है और वो ये दलील दी जाती है कि अगर MNA सेनेटर्स और मिनिस्टर्स जो हैं अगर तनख्वाहों पर काम करेंगे तो फिर करप्शन नहीं करेंगे या फिर जो दीगर मामलात हैं वो उसकी तरफ नहीं जाएंगे। और अगर हकीकत में कोई वाक़तन कोई करप्शन करने नहीं चाहता MNA या सेनेट या वज़ीर, तो
اس کو جو اس تنخواہ ہے اس کے اوپر گزارا اس کا نہیں ہوتا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. 2 لاکھ روپے تک اگر آپ ایک بجٹ بنائیں کسی فیملی کا جو موجودہ حالات ہیں پاکستان کے, تو اس میں تو واقعی گزارا نہیں ہے. ہاں, اگر 1975 جس وقت یہ سارا پروسیس کیا گیا اس وقت کے حساب سے دیکھیں تو اس وقت 1,75,000 یا 2 لاکھ روپے تنخواہ بہت تھی, لیکن اب ایسا نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پھر کفایت شاری کی جو باتیں کی جاتی ہیں, جو یہ کہا جاتا ہے کہ قوم تھوڑا صبر کر لے, آپ تھوڑی سی مہنگائی یا یہ جو ایشوز چل رہے ہیں پاکستان کے معاشی اس کو برداشت کر لیں. تو اگر ایک طرف قوم کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ آپ کفایت شاری کریں, تو پھر آپ کی جو کفایت شاری کے دعوے ہیں وہ جناب وزیر اعظم صاحب اور وفاقی حکومت جو لوگ دیکھیے سن رہے ہوں گے, وہ دعوے آپ کے پھر کہاں جائیں گے؟ اگر آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ قوم بھی صبر کرے تو پھر آپ کو بھی صبر کرنا چاہیے. جب آپ کے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں تب آپ جو ہیں وہ تنخواہوں میں اضافہ کر لیجئے گا. لیکن اس وقت ایک مزدور کی جو ایوریج تنخواہ ہے وہ ویسے کہنے کے لیے تو کاغذوں میں ہم 35-34 ہزار کر دیتے ہیں, لیکن چلیں 35 ہزار آپ دے بھی دیتے ہیں. کہ آپ 35 ہزار میں کیا ایک فیملی کا بجٹ چل جاتا ہے؟ جب بجلی, گیس, کھانے پینے کی اشیاء, مطلب جو چیزیں بھی, کپڑے, جوتے, جو چیزیں بھی آپ دیکھیں, گھروں کے کرائے دیکھیں کتنے مہنگے ہو چکے ہیں. ایسے میں کہاں 35-40 ہزار روپے میں لوگوں کا جو ہے وہ بجٹ چلے گا, یا پھر فیملی کیسے گزارا کرے گی؟ اور مہنگائی کے ساتھ ساتھ جو بے روزگاری کی کا اس لیول ہے وہ ایکسٹریم لیول کے اوپر پہنچا ہوا ہے. آپ پہلے بے روزگاری کم کریں, لوگوں کے لیے جاب اپرچونیٹیز کریٹ کریں, پھر آپ اگر دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہو گئے تو پھر آپ آگے بڑھا دیں. لیکن یہ چیز سمجھ سے بالاتر ہے. تیسری بڑی خبر, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈا پور صاحب, جو کہ اس وقت خود ہاٹ واٹرز میں ہیں اور عمران خان صاحب کا اعتماد تقریباً کھو چکے ہیں. جیسے ہی سچویشن بہتر ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی, تو میرے خیال میں سب سے پہلے علی امین خان گنڈا پور کو ہی پارٹی سے تو نہیں لیکن ان کو وزارت اعلیٰ سے ضرور ہٹا دیا جائے گا. آج انہوں نے صحافیوں کے لیے افطار ڈنر کا اہتمام کیا. اس افطار ڈنر میں بھی مدعو تھا, میں وہاں پر موجود تھا. وہاں پر انہوں نے پہلے تو بڑی مطلب وہی جو خان صاحب گفتگو کرتے ہیں کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے, مشاورت ہونی چاہیے, ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے, جنگ نہیں ہونی چاہیے, اور اگر کوئی حالات خراب ہو بھی جاتے ہیں تو ان کو مل بیٹھ کر فیصلے کرنے چاہیے, مشاورت کرنی چاہیے. چلیں وہ حد تک تو ٹھیک ہے. لیکن بعد میں جب انہوں نے غیر رسمی گفتگو کی تو اس کے اندر انہوں نے ایک بڑا دعویٰ کیا, ایک نیا شوشہ چھوڑا. انہوں نے کہا جی مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اب افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے اہل نہیں رہے. اب ان کے جو معاملات ہیں وہ افغان طالبان کے ساتھ ختم ہو چکے ہیں, اور میں افغان طالبان کے ساتھ بات کر کے معاملات پاکستان کے بہتر کر سکتا ہوں. اب میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ کس بنیاد کے اوپر کر رہے ہیں اور ان کا کیا کردار رہا ہے افغان طالبان کے حوالے سے. اگر افغان طالبان کے ساتھ کسی نے اپنی حکومت کے اندر کچھ کام بہتر کیا ہے تو وہ عمران خان صاحب تھے جب وزیر اعظم تھے. عمران خان اگر یہ بات کہتے ہیں, کرتے ہیں, یا جو ان کی طرف سے یہ چیز سامنے آتی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ شاید عمران خان صاحب یہ بات جو کر رہے ہیں یقیناً ان کے پیچھے جو ریپیٹریشن تھی افغانیوں کی, یا پھر امریکی اور نیٹو فورسز نے جو انخلا کیا اس کے اندر جو پاکستان کا اور عمران خان صاحب کا کردار تھا, اور جو بعد میں مسلسل عمران خان صاحب افغانستان کے اندر جو کرائسس کی صورتحال تھی اس کو ہائی لائٹ کرتے تھے, تب بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن علی امین خان گنڈا پور کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ بات چیت کر سکتے ہیں اور وہ بہتر ہو سکتے ہیں, اور پھر یہ کہنا کہ مولانا فضل الرحمان اتنے زیادہ وہاں پر یوزفل نہیں ہو سکتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کر کے آئے تھے, بات چیت فائنل ہو چکی تھی, لیکن بعد میں بدقسمتی سے ہم ہی پیچھے ہٹ گئے تھے, ہماری ریاست پیچھے ہٹ گئی تھی, پاکستانی حکومت پیچھے ہٹ گئی تھی. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ مولانا سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتے ہیں, یہ ایک شوشہ تو ہو سکتا ہے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ چلنے والا ہے. یہ تھا آج کا ویلاگ. فہیم اختر کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا امین ناصر ہو.